हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू जारी रखे होंगे तो इसमें आपका ये चैनल एज फॉर स्टडी बाय सदरे सर आपको बड़ा ही हेल्पफुल हो रहा होगा। जैसे कि फ्रेंड, हम लोगों को पहले भी पता है, अगर आप लोग हमारे चैनल से अगर जुड़ रखे हो तो आपको फ्रेंड पहले भी पता है और मैं आज भी बताते चलूं फ्रेंड आपको कि इस चैनल पर बेसिकली हम लोग जो है वह टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोर्सों को अवेलेबल करा है और उन कोर्सों को हम सिस्टमेटिक वे में आप लोगों के लिए लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट, आप सभी जानते होंगे फ्रेंड कि टीचर एलिजिबिलिटी के लिए जो एक बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है जिसको हम लोग सीटेट बोलते हैं ना। हालांकि अलग अलग स्टेट लेवल के भी एग्जाम होते हैं जिसे स्टेट बोला जाता है। सिमिलरली जो सेंट्रल लेवल के होते हैं सीटेट होते हैं। वो ये सब तो आपसे जानते होंगे, इसीलिए आप यहाँ पे पहुंचे होंगे। और आप यहाँ पे पहुंचे हैं तो थोड़ा सा मैं इस बात को कंटिन्यू रखूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये सेशन और फिर हम लोग देखते हैं। जैसा कि अपन को पता है कि फ्रेंड हम लोग जो है वो सीटीपी का 30 में आउट ऑफ 30, दैट मीन जो पीवाईक्यू सीरीज था उसको कर रहे थे। और आज का ये हमारा क्लास 7वां लेक्चर है। तो इससे पहले वाले अगर आपको 6 लेक्चर को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसके अलावा बेल आइकन में भी देख सकते हो। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो मैं चीज दे रहा हूं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप ये सीरीज को ही अगर आप कर लेते हो तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला। सिर्फ अगर ये सीरीज को कर लेते हो तो तुम्हारा 60 से 70% जो है फ्रेंड वह सीडीपी हो जाएगा। रीजन ये है फ्रेंड कि आज से पहले इस यूट्यूब पे किसी ने भी इस तरह का आंसर जो है वह डिटेल आंसर के साथ नहीं लिया है। जो डिटेल आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, ये डिटेल आंसर आज के पहले यूट्यूब पर आपने नहीं देखा होगा। जो डिटेल आंसर हम आपके लिए लेके आए हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन बाय लैंग्वेज क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड हम लोग उसके आंसर को देखेंगे और देन फिर उसका आंसर क्या और यही क्यों है उसके पीछे छोटा सा लॉजिक देखेंगे, है ना। ज्यादा डीप लॉजिक नहीं देख सकते। रीजन ये है कि अगर डीप देखेंगे तो फिर उसी में घुसते चले जाएंगे तो फिर अपन को वही टॉपिक पढ़ना पड़ जाएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। सबसे पहले फ्रेंड आपका क्वेश्चन है द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इज। द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इज, बच्चों की विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। बच्चों की जो विकास की प्रक्रिया होती है, जैसे कि पता है, आप सबको भी पता है, अपन को भी पता है, हमें भी पता है ना, कि जो डेवलपमेंट होता है एक क्या होता है ना, सिस्टमेटिक वे में होता है। जैसे पहले बच्चे होते हैं, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, है ना। ये विकास की सारी अवस्था है ना, डोमेन ऑफ ग्रोथ, ये सारा चीज हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन करता है फ्रेंड कि बच्चों की विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। एक समान और क्रमानुसार होती है, एक समान और अव्यवस्थित होती है, व्यक्तिगत व कर्मानुसार होती है, व्यक्तिगत व अव्यवस्थित होती है। डेट मीन्स यूनिफॉर्म एंड ऑर्डिनरली, यूनिफॉर्म एंड डिसऑर्डरली, और इंडिविजुअलिस्टिक एंड सिक्वेंशियल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, क्योंकि देखो बच्चों का जो ग्रोथ है वो सबसे पहले तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिपेंड करता है। क्योंकि किसी बच्चे का हाइट कम होता है, किसी बच्चे का हाइट ज्यादा होता है ना, किसी का वेट कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल। इसलिए इसका जो है वो व्यक्तिगत होगा और कर्मानुसार होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चे की जो योग्यताएं है एवं क्षमताएं जो है वह एक दूसरे से अलग अलग होती है। इस बेसिस में बोल सकते हैं कि विकास एक क्रम में सामान्यतः विशिष्ट सामान्य से जो है विशिष्ट की ओर जाती है और वह जीवन भर पर्याप्त चलती रहती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि वह व्यक्तिगत व कर्मानुसार होगी। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये ऑप्शन फर्स्ट का ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विकास की प्रकृति गतिशील है। विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होती है। विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। और चौथा, विकास स्थित और नियत होती है।
फ्रेंड यहाँ पे आजकल बोला जा रहा है थ्योरिस्टिक न्यू प्रेफर टू रिफर ऑफ सर्टेन पीरियड as sensitive period rather than critical period is recognition date। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, हिंदी भी आपके सामने। तो देखो थोड़ा सा हम इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में मतलब आजकल की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है कि क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवस्था का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि क्रांतिक जो है अवधि, शायद आपको ना दिख रहा हो तो अब दिखाई दे रहा होगा, संवेदनशील अवधि में सीमित समय के दौरान अनुभव अपना प्रभाव डालता है। इसलिए विकास की प्रगति जो है फ्रेंड वह गतिशील होती है। डेवलपमेंट इज डायनेमिक एंड नेचर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर है, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण हो रहा है फ्रेंड? तो पहला विकास का शीर्षगामी सिद्धांत के द्वारा हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा विकास का समीप दूरभिमुख सिद्धांत हो रहा है। तीसरा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत हो रहा है। और चौथा एक रूपता का सिद्धांत हो रहा है। देखिए यहाँ पे दो आदमी के बारे में बताया जा रहा है, रमेश और नरेश और मुकेश के बारे में। दोनों का एज लगभग सेम ही है फ्रेंड। और कहा रहा है लेकिन इसमें जो संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास है वो अलग अलग है, सोशल एंड कंजक्टिव डेवलपमेंट। तो ये किस कारण से पॉसिबल हुआ है फ्रेंड? तो ये हुआ है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि दोनों के विकास अलग अलग इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उसके व्यक्तिगत भिन्नताओं का ये सिद्धांत है। जैसे नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर है, लेकिन दोनों में संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है ना? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की दर अलग अलग होती है, उसको योग्यता अलग अलग होती है, उसको सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं फ्रेंड कि वह जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत वह आता है। चलिए फ्रेंड, अगर फोर्थ क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करते हैं आपसे, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वह कथन और तर्क टाइप का है। तो सबसे पहले फ्रेंड कथन क्या बोलता है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। मैं पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर इससे पहले अगर इसके बारे में अगर आप लोग जान रहे हो तो बराए मेहरबानी आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमने इतना क्वेश्चन में आउट ऑफ इतना क्वेश्चन हमें पहले से पता था, है ना? और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जो ग्रुप का नाम सेम चैनल के नेम से ही है, और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो। हालांकि इस दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फ्रेंड बच्चों की विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधा अनुमान से रहो, तो ये कहीं से सही बात नहीं है। दूसरा, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते, ये भी बात गलत है। क्योंकि एक बच्चे के विकास के लिए या किसी भी एक बॉडी के विकास के लिए जो है वो पर्यावरणीय कारक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक ये दोनों गलत है, बहुत बहुत बहुत, हाँ ये बहुत, ये और भी दोनों गलत। जैसा कि आपको पता ही है ये दोनों चीज के बारे में, दोनों जो है उल्टा दिया है, इसलिए ये दोनों गलत। अगर फ्रेंड पांचवें क्वेश्चन की ओर आते हैं तो बच्चों का जो समाजीकरण है एक सरल रैखिक प्रक्रिया, दूसरा एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है फ्रेंड, तीसरा है एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, और चौथा है एक निश्चित और अस्थिर प्रक्रिया। तो बच्चे का जो समाजीकरण है, सोशलिज्म ऑफ चिल्ड्रेन इज, तो क्या है फ्रेंड? तो एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है, इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। तो डेट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप इसका एनालिसिस आप इधर देख सकते हैं, डिटेल एनालिसिस कि बच्चों में समाजीकरण जो है वह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत से अवस्था है और कई कारक जो है बच्चों के उनके जीवन के दौरान जो है बहुत बार प्रभावित करती है ना? तो ये सारा चीज यहाँ पे लिखा है फ्रेंड। चलिए सिक्स क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। तो क्वेश्चन सिक्स क्या बोलता है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे जो है अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक, औपचारिक संज्ञा। तो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में ये बच्चे जो है अनुमान लगाना व अमूर्त चिंतन के बारे में कौशल हासिल कर लेते हैं? तो इसका ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा।
फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक संक्रियात्मक, है ना। अगर आपको इसके डिटेल में जाना है तो आप देख सकते हैं, चार तरह के स्टेजेस जो होता है, 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर। तो पहला जो फ्रेंड जो 0 से 2 वर्ष होता है वो संवेदी गामक अवस्था होता है फ्रेंड। दूसरा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष। और तीसरा जो है फ्रेंड वो मूर्त संक्रियात्मक या ठोस अवस्था होता है। और चौथा जो है औपचारिक या अमूर्त अवस्था होता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? समायोजन कहलाती है, संगठन कहलाती है, अभिसंज्ञान कहलाती है या पार कहलाती है? तो इसका accommodation हो जाएगा, accommodation. In gene Piaget theory, this is said to be occurs when the child modify the existing schemes to account for a new experience. जीन पियाजे जी के अनुसार जो है ना समायोजन, है ना। वहां पे डिटेल एनालिसिस भी आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जब एक बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया है समायोजन कहलाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड कि जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रितता के क्या मायने थे ना, ईगो सेंट्रिज्म के क्या मायने? पहला फ्रेंड की किसी स्थिति के एक से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता। दूसरा सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित। तीसरा फ्रेंड मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार को समझना। और चौथा है दूसरे के अनुभवों और संसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने। तो देखो फोर्थ ऑप्शन जो है इस पे ज्यादा सूट कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका भी डिटेल एनालिसिस आप देख सकते हैं, आपके पीछे यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख लो। आप स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में इसे देख सकते हो। तो नेक्स्ट फ्रेंड नेक्स्ट की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोलता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, अनुबंधन, पुनर्बलन या सांस्कृतिक परिवेश या स्कीमा। तो फ्रेंड ये जो है ना वाइगोत्स्की के अनुसार जो है वो सांस्कृतिक परिवेश का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर सारी चीजों को। एंड 10 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व महत्व है ना महत्व दी जाएगी? सस्वर पाठ व रटने को, सहयोगात्मक सीखने को, इनाम व सजा के उपयोग को और प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को। तो देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो है कक्षा में किस बातों को महत्व दिया जाता है तो याद रखिएगा फ्रेंड वो होता है कोलेबरेट लर्निंग, है ना, कोलेबरेट लर्निंग। ये जब सिद्धांत पढ़ोगे ना अलग अलग तो ये सारी चीजें आपको बड़े ही मजे से समझ में आएगी। तो फिलहाल जो है फ्रेंड आप देख सकते हो एज फॉर स्टडी ऑनलाइन स्टडी फ्रॉम है। अगर आपको यूट्यूब पे अगर अच्छा पढ़ना है, कोई अच्छा चीज सीखना है, इजी कंसेप्ट में सीखना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड दोस्तों वगैरह को शेयर कर सकते हैं। और बहुत अच्छे मजेदार मजेदार चीज पढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे हम लोग सारा जो अभी जनवरी जो होने वाला है 24 में जनवरी का जो पेपर होगा उससे पहले हम लोग बहुत सारे चीजों को सीडीपी पढ़ेंगे, साइंस और मैथमेटिक्स, ये तीन चीज तो कम से कम हम पढ़ेंगे फ्रेंड, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक